पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी फाइट 2.0 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर 2020 यानी कि 24 सितंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के बारे में। देखिए शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड शिफ्ट कवर करेंगे। ये सितंबर 2020 के ऑल 24 शिफ्ट जो हैं वो आपको सभी करवाए जाएंगे, तो आप रेगुलर फॉलो करिए वीडियो को। अगर आपको देखिए डिटेल में अगर आपने नहीं किया है अभी तक, यानी कि अगर आपको डिटेल वाले वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। तो हर एक शिफ्ट एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इनकी 50 क्वेश्चन हैं एक शिफ्ट में आते हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि क्या है कैसे करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कक्षा कक्ष संप्रेषण क्या होता है। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, क्लासरूम में क्या है, स्टूडेंट होते हैं और टीचर होता है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन है। अब देखिए टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, प्रोजेक्टर पे पढ़ाएं या लेक्चर मेथड है, कैसे भी पढ़ाएं। तो जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स उनको रिस्पॉन्स देते हैं पढ़ने के बाद, तो वो आपस में क्या है, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, यानी कि टीचर का बच्चों को पढ़ाना, वो बच्चों का टीचर को फीडबैक देना, वापस में कनेक्टिविटी बनी रहती है ना, तो वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब देखिए जैसे आपको मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन ये वैसा क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं है जो हम कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये ऑनलाइन क्लासरूम कम्युनिकेशन है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में है कि जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो इसे कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। तो देखिए जी क्वेश्चन आ चुका है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये गोल ओरिएंटेड है, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों होता है, गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य उन्मुख है, स्टाइल सेंट्रिक है यानी कि शैली केंद्रित है, कोलैबोरेट है यानी कि सहयोगात्मक है, वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, और नॉन रिथ्रोटिकल यानी कि गैर अलंकृत है। तो आपको देखिए इनमें से सिलेक्ट करना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी बी डी, या ऑप्शन नंबर डी डी ई। तो आपको चारों में से कुछ एक सिलेक्ट करना है जो इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ए और सी। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये आती है और ये आती है। देखिए गोल ओरिएंटेड है और कोलैबोरेटेड है, इनकी लक्ष्य उन्मुख है और सहयोगात्मक है। अब देखिए लक्ष्य उन्मुख कैसे है, गोल ओरिएंटेड कैसे है। देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका टारगेट होता है कि आज कितना पढ़ाना है। जैसे लेसन बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन वो आपको डिवाइड करके पढ़ाते हैं, थोड़ा आज पढ़ा दिया, थोड़ा कल पढ़ा दिया, ऐसे करके। तो गोल ओरिएंटेड है, गोल क्या है कि आपका सिलेबस कवर करना, कि ताकि उसके बाद फिर आप फाइनल पेपर में एग्ज़ाम पास कर जाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए कोलैबोरेटिव क्या है, सहयोगात्मक है। अब देखिए बच्चों को मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो देखिए बच्चों को कुछ, स्टूडेंट्स को कुछ समझ ना आए तो वो टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो टीचर उनका सहयोग करते हैं डाउट्स को क्लियर करने में। तो ये क्या है, सहयोगात्मक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई इसमें, ए और सी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लिबर्टी। देखिए असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है यहाँ पे। असर्शन को मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन मानिए, रीज़न को इसका उत्तर मानिए तो हो जाएगा। देखिए पहला है, असर्शन है अभिकथन, जैसे हिंदी में कहते हैं, सब्सटेंस इज सेल्फ कॉस्ट, सेल्फ कंसीव एंड सेल्फ एक्सिस्टेंस। यानी कि देखिए द्रव्य स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। ठीक है, सो सब्सटेंस क्या है, ये सेल्फ कॉस्ट है, सेल्फ कंसीव्ड है या सेल्फ एक्सिस्टेंस है। रीज़न क्या है, सब्सटेंस इज नॉट कॉस्ड बाय अदर कैजुअल रिसोर्सेज बट इट
but is conceived by something else and is also existent on that, यानी कि द्रव्य अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है। अब देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। असर्शन रीज़न के क्वेश्चन हमेशा ही आपको तकरीबन बाहर से आते हैं, आपको जानना है, आपको देखिए उसके बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन के लेंथ जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन क्वेश्चन समझ के करेंगे आपको आसानी से हो जाएगा। असर्शन में देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, रीजन में उसका आंसर दिया है, तो आपको बताना है कि जो रीजन में पूछा है क्या वो असर्शन से, अभिकथन से मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो द्रव्य होता है यानी कि जो सब्सटेंस है वो सेल्फ कॉस्ट है, सेल्फ कंसीव्ड है, सेल्फ का एग्जिस्टेंस है। दूसरी तरफ रीज़न कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सब्सटेंस नॉट कॉज बाय, यानी कि जो सब्सटेंस है वो अदर कैजुअल सोर्स से नहीं होता। ठीक है, तो क्या ये सही है गलत है, आइए जानते हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके सामने दिया है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ अ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर ये दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी पॉइंट है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, यानी कि सी है कि ए करेक्ट है यानी कि आर करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, यानी कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। सो आपको देखिए चार में से कोई एक टिक करना है। देखिए जब भी आपको मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ तो आप उसका आंसर देखिए, चाहे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप सोचिए, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊँगा आप उससे मैच करिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, सॉरी ए इज़ नॉट करेक्ट, हाँ बट यहाँ पे देखिए ए करेक्ट आएगा। ठीक है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि ए जो अभिकथन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है या आर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए द सब्सटेंस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ हेल्ड एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो द्रव्य है वो सबकारित है, सब धारित है और सब अस्तित्व वाला होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्ड एंड हेल्ड बाय एनी अदर फैक्टर बट इज एग्जिस्ट, क्योंकि देखिए यह किसी अन्य कारक द्वारा कारित या धारित नहीं होता किंतु इसका अस्तित्व है। सो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा विजुअलाइजेशन मेथड। अब देखिए प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। अब देखिए जो डाटा विजुअलाइजेशन मेथड है, डाटा को जो दिखाया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रदत्त प्रदर्शीकरण, तो उनमें से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो लाइन है यानी कि रेखा, पाई चार्ट है, पाई चार्ट या बार चार्ट, सर्कल, ट्रायंगल या पेंटागन। अब देखिए डाटा विजुअलाइज करवाना है मेथड, तो कौन सी चीज़ आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। देखिए पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसा बताया होता है ना, एक क्लास में इतने बच्चे हैं, इसमें एक में मैथ में इतने सवाल सही किए और मैथ में इतने नंबर आए, SST में इतने आए, साइंस में इतने, इंग्लिश में इतने, परसेंटेज ऐसे बनी होती नहीं यहाँ पे, तो यह पाई चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट जो है वो क्या है, वो ऐसे बना होता है बार चार्ट। ठीक है, तो देखिए जब डाटा को विजुलाइज किया जाता है तो इस हिसाब से किया जाता है बार चार्ट और पाई चार्ट से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड इज ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। अब देखिए जब भी डाटा दिखाया जाता है तो वो डेमोस्ट्रेशन के रूप में दिखाया जाता है। इट्स मेथड आर पाई चार्ट एंड बार चार्ट। अब देखिए जो बार चार्ट है वो पाई चार्ट के रूप में दिखाया जाता है। पाई चार्ट आल्सो कॉल्ड अंगुलर चार्ट ऑफ चक्र रेखा इज़ कॉमनली यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्रुप। अब देखिए जब किसी ग्रुप को या किसी समूह को दिखाया जाता है
तो पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है सर्कल, आपको पता है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, उसने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए, मैथ में इतने लिए, साइंस में, एसएसटी में, ऐसे करके पूरे आपको सब्जेक्ट गिनवा दिए जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट क्या है, वो क्या है, ग्रुप है सब्जेक्ट का। तो ग्रुप में किस में दिखाया, पाई चार्ट में। द सेंटर ऑफ द सर्कल हैज़ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अब देखिए जो सेंटर का एंगल है वो है 360 डिग्री, क्योंकि ये सर्कल है तो ये 360 है, तो ये सभी तरफ ऐसे घूमेगा। So this angle is divided into parts and corresponding to the number of students in different subgroup of group। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पाई चार्ट बना दी, इसमें अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट रखे जा सकते हैं, है ना। तो वो रखे जा सकते हैं, जैसे किसी ने लाल टी शर्ट पहनी है, किसी ने पीली टी शर्ट पहनी है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बता सकते हैं। सो बार चार्ट आर आल्सो कॉल्ड कॉलम डायग्राम। अब देखिए कॉलम डायग्राम है, यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिवाइस और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंस प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप। आपको मैंने बताया था ना ऐसे करके, तो ये है बार चार्ट, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो डेमोस्ट्रेशन बताया जाता है इसके ज़रिए। इनकी जो पाई चार्ट है, जो बार चार्ट है, इसका राइट आंसर है अगर किसी को डाटा शो करना है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG इन सेट इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय। अब देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2015 में बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। वो क्यों बनाए गए थे, यानी कि जो 2015 में बनाए गए थे, जो उसके लक्ष्य रखे गए थे, जिसका टारगेट था, वो क्या था और वो कब तक पूरा करना था, ठीक है। आप देखिए 2025 है, 2030, 2035 है, 2040। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030 तक। अब देखिए 2015 में बनाया तो उनका टारगेट था कि हम 15 साल में, इनकी 2030 तक अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा कर लिया। अब देखिए हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो इसको पूरा करना। सो देखिए ये 2030 तक करना है। अब देखिए ये सारे जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब देखिए लिस्ट 2 का आ गया है यहाँ पे। अब देखिए लिस्ट 1 में है मोड्स ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विस अंडर गेट्स, यानी कि देखिए जो सप्लाई है वो गेट्स के अंदर जो है वो आपको दिखनी है। एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस इन एजुकेशन। अब देखिए गेट्स के अंदर जो चीज़ें एजुकेशन के अंदर जो प्रोवाइड होती हैं, इनकी जो गेट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं एजुकेशन सर्विस, आपको इसके साथ मैच करना है। सो देखिए पहला यहाँ पे है मोड 1 है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, ठीक है। फिर है कंजम्पशन अब्रॉड, फिर है कमर्शियल प्रेजेंस, फिर है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस। तो अब देखिए आपको इनके साथ मैच करना है, तो वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको देखिए एक का भी आंसर पता होगा तो आप उसका आइडिया लगा लेंगे। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे ABCD, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि A का 4, B का 1, नहीं ऑप्शन नंबर A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, ठीक है। यह है इसका, यानी कि A का 3 है। यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है वो है डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग थ्रू। दूसरा है कंजम्पशन अब्रॉड, यानी कि स्टूडेंट ट्रैवल टू अनदर कंट्री टू एनरोल इन ए कोर्स स्टडी डिग्री प्रोग्राम। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं ना अब्रॉड में पढ़ने के लिए, अनदर कंट्री में, जैसे यहाँ से कनाडा, अमेरिका और यहाँ से इंग्लैंड वगैरह चले गए वो। तीसरा है कमर्शियल प्रेजेंस, यानी कि वाणिज्यिक उपस्थिति। अब देखिए इसमें क्या है, लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनीज हैं, लोकल यूनिवर्सिटी है, सैटेलाइट कंपनीज हैं, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद देखिए मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, यानी कि प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन। अब देखिए ये क्या है, प्रोफेसर, टीचर, रिसर्चर वर्किंग अब्रॉड ऑन ए टेम्परेरी
बेसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अब देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? चाणक्य, जीवाक, पाणिनि और कात्यायन। ठीक है, अष्टाध्यायी के कौन है? सो देखिए आंसर है पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है? ये पाणिनि ने बुक लिखी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर ऑफ इन संस्कृत। अब देखिए संस्कृत की जो ग्रामर है वो अष्टाध्यायी है। वो उसे अष्टाध्यायी का मतलब है उसके 8 अध्याय है, उसके 8 भाग है, इसलिए उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। और संस्कृत की ग्रामर बुक है जो पाणिनि ऋषि ने लिखी है। अब देखिए गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। देखिए फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। आप ये समझ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए 2020 के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने देखिए इसमें से 50 में से 30+ क्वेश्चन आपके सही हो गए तो टारगेट आपका हो जाएगा कि इस बार आपके 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपके इसमें देखिए 20 क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ करते हैं, अगर आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं सिर्फ, तो आपका इस बार पेपर 1 नहीं हो पाएगा। अगर आपका देखिए 30+ क्वेश्चन या 35+ क्वेश्चन अगर आपके जा रहे हैं तो आपका इस बार नेट JRF पक्का है, ये समझिए। ठीक है, तो आप ये समझिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। सो देखिए असर्शन का क्वेश्चन है यहाँ पे नाउ डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे असर्शन क्या है। देखिए असर्शन है नाउ डेज मैनी ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलैरिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखिए वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज पाठ्यक्रम उपलब्ध है और इनकी लोकप्रियता क्या है, बढ़ती जा रही है। सो रीज़न क्या है, सिलेक्टिंग द राइट कोर्स फॉर मैनी सच इज़ ए बिग चैलेंज। अब देखिए इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए ऑनलाइन में क्या है, जैसे आपका सब्जेक्ट है UGC नेट का, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप हिस्ट्री से है या पॉलिटिकल साइंस, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन कौन सा सही है ये बड़ी चुनौती है, कौन सा पाठ्यक्रम सही है बड़ी सबसे चुनौती है। तो क्या ये मैच करता है रीज़न अभिकथन से, यानी कि तर्क अभिकथन से? तो देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A और R सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है। तीसरा है A इज़ ए करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि A सही है R सही नहीं है। चौथा है A इज़ नॉट करेक्ट बट R इज़ ए करेक्ट, A गलत है बट R सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। अब देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, यानी कि बोथ A एंड R ट्रू बट R इज डज नॉट करेक्टली इंटरप्ट A। अब देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं और इनकी जो लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई सारे देखिए ऑनलाइन कोर्स हैं जिनमें सही पाठ्यक्रम का चुनाव एक कठिन कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए कठिन कार्य तो है ही है। ठीक है, वो चीज़ बहुत कठिन कार्य है। आप देखिए बड़ी चुनौती तो है लेकिन कठिन कार्य है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो कोर्स कैसा है। ठीक है, वो कोर्स कैसा है आपको वो देखना पड़ता है इसलिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन का। असर्शन है ऑल perception seems entirely loose and separate, they are conjoined but not necessarily connected। अब देखिए सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं। इनकी जो भी देखिए सभी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है दिखाई देती है वो। अब देखिए पूर्ण रूप से क्या है, मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते। अब देखिए बहुत सभी चीज़ें जो प्रत्यक्षीकरण रूप से क्या है, मुक्त है
और पृथक है। इनकी बहुत सारी चीज़ें आपको अलग भी दिखाई देंगी, जुड़ी हुई होंगी, लेकिन वो संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते। सो देखिए इसका रीज़न है, since the perception of hardness is not necessarily connected with its color, it can be said that perception are loosely connected। चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कठोर है जो सख्त होती हैं, अगर वो उनका प्रत्यक्षीकरण है वो हमें दिखाई देती है तो वह रंगों से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्षीकरण है वो दुर्लभ रूप से है, ठीक है, दुर्बल रूप से है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वापस में संयुक्त तो है, इकट्ठित तो है, लेकिन आपस में क्या है, संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको इनमें से करेक्ट करना है ABCD में से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए बोथ A एंड आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। अब देखिए A एंड आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करती है। सभी प्रत्यक्षीकरण यानी कि ऑल रिप्रेजेंटेशंस अपीयर टू बी कंप्लीटली फ्री एंड सेपरेट। अब देखिए सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं किंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते, चूँकि किसी वस्तु की कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका ये राइट आंसर है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने दिमाग से ही करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर से देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो असर्शन यहाँ पे है अलाउ एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है, यानी कि देखिए कुछ भी अगर इशू हो, कोई भी समस्या हो, अगर वो बढ़ जाए, वो बढ़ा देने से या बढ़ जाए प्रभावी संप्रेषण होता है। कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई समस्या बढ़ जाती है तो संप्रेषण में सहायता मिलती है। ए गुड कम्युनिकेटर विल बी एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट्स बिकम प्रिकेरियस, इनकी एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। यानी कि देखिए असर्शन में बताया गया है कि कोई अगर समस्या है वो बढ़ जाए तो कम्युनिकेशन में या संप्रेषण में सहायता मिलती है, और रीज़न ये कहता है, तर्क ये कहता है कि एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से, यानी कि देखिए अगर क्लास में कक्षा में कोई भी समस्या है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अनियंत्रित है, तो उसके हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। इनकी सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने से पहले ही उसका समाधान करेगा गुड कम्युनिकेटर। तो क्या ये सही है? उसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर ABCD सही है। ABCD में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, A इज़ ए फॉल्स बट R इज़ ए ट्रू। A गलत है, R सही है। देखिए अगर कोई समस्या बढ़ जाए तो प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है, ये गलत है। अब देखिए तर्क ये सही है कि मान लीजिए कि अगर क्लास में कोई समस्या बढ़ जाती है तो उसको और बढ़ने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंस ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, इनकी नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए सूची जो है दी है नीचे, उसमें क्या है कि किसी प्रभावी शिक्षक की शैली, यानी कि देखिए जो प्रभावी शिक्षक है, जो इफेक्टिव टीचर है, उसका जो स्टाइल है, ठीक है, वो कौन सा माना जाता है इसमें से। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा टीचर है, वो कैसा होगा, उसमें क्या क्वालिटी होती हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड डेमेनर विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली, क्लियर एंड इन कंट्रोल, यानी कि व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। अब देखिए क्या ये इफेक्टिव टीचर के लिए है। ऑप्शन नंबर बी, लिटरेसी विच इम्प्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए साक्षरता जिसका अर्थ है सामान्यता तथा वाचन और लेखन में कुशलता। अब देखिए जो एक इफेक्टिव टीचर है उसमें क्या है कि जो
जो लिटरेसी है, देखिए लिटरेसी का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज भी आ गई और गुड रीडिंग एंड राइटिंग भी उसमें आ गया। तो क्या ये सही है? सेल्फ एफिशिएंसी विच रेफर्स टू ए पर्सन सेल्फ परसीव कैपेसिटी टू परफॉर्म ए टास्क, यानी कि आत्म समर्थ्य, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। या ऑप्शन नंबर डी फ्लैक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट, यानी कि नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। तो देखिए क्या ये जो फैक्टिव टीचर है उसके जो स्टाइल रिलेटेड है उसमें मैच करना है, ठीक है। तो लास्ट इसमें है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक प्रोवाइड करना या प्रदान करना। तो देखिए चार ऑप्शन है, चारों में से आप देखिए कोई भी सिलेक्ट करिए, ये चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड डी ओनली। अब देखिए ए क्या है? ऑर्गेनाइज डेमिनियर विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली, क्लीन एंड इन कंट्रोल, यानी कि देखिए व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। देखिए जो एक स्टाइल टीचर है तो पहली बात तो सीक्वेंस वाइज चलता है, स्पष्ट अपनी बातें रखते हैं और नियंत्रण करते हैं क्लास को। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट। अब देखिए नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। अब देखिए जो टीचर है वो आपस में क्या, वो बच्चों के साथ क्या है, वो लीनियंट होते हैं, ठीक है, मृदु होते हैं। अब देखिए जो स्टाइल है टीचर की यहाँ पे भी बताया गया है वो कैसी है, सिस्टमैटिक बिहेवियर है विच मीन्स टू बी क्लियर, कंट्रोल, सिक्वेंटली, ये वही चीज़ें देखिए फिर से दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो टीचर है वो सेंसिटिव है, वो सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स के साथ।